आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में। ये मॉड्यूल 6 का टॉपिक है। आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा कि जो एपरेंट पावर होता है वो दो पावर का बना होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, है ना। मतलब जो एपरेंट पावर है ये कंसिस्ट ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ओके, जिसको हम एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं या यूजी फुल पावर भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि जो भी पावर यूज होता है हमारा वो एक्टिव पावर का यूज होता है। ओके, हम जानते हैं क्या है कि जो पावर एक्टिव पावर होता है वो वी आई कॉस फाई और Q इज इक्वल टू क्या होता है वी आई साइन फाई। ओके, तो हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है यूज़ किसका हो, एक्टिव पावर का। क्योंकि हम जो पावर ड्रॉ करते हैं वो है हमारा एपरेंट पावर, और वो एपरेंट पावर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में। तो हमारा एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पावर को हम ड्रॉ कर पाए। क्लियर? तो अब बताओ कि अगर फाई घटेगा, है ना, तो कॉस फाई क्या होगा, बढ़ेगा, और साइन फाई क्या होगा, घट जाएगा, है ना। अगर फाई क्या है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर फाई को घटाएंगे तो पावर कॉस फाई बढ़ेगा और साइन फाई घटेगा। तो अगर कॉस फाई बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, एक्टिव पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और रिएक्टिव पावर हमारा घटेगा। क्लियर ना? अगर इफ फाई 0 हो जाए, है ना, तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वी आई कॉस 0 डिग्री। मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा बी आई। क्लियर? और ये बी क्या होता है, एपरेंट पावर, है ना, जो किसके बराबर हो गया, एस हो गया। और क्यू क्या हो जाएगा बी आई साइन 0 डिग्री, मतलब क्या हो गया 0। तो आपने इससे क्या सीखा कि आपको जो एपरेंट पावर मिल रहा था आपने उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज एक्टिव पावर में कर लिया, जो कि हमारा मकसद है ना। और रिएक्टिव पावर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही क्या बताता है हमारा पावर फैक्टर, कि आपने कितना एपरेंट पावर का यूटिलाइज किया, आप कितना इफेक्टिव हो एपरेंट पावर को यूज़ करने के लिए। तो यही लिखा है मैंने पावर फैक्टर के बारे में। इट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस of utilizing apparent power drawn by it। क्लियर? मान लो कि मैं कोई सर्किट हूँ, मुझे अपरेंट पावर मिल रहा है, तो हमारा एम होना चाहिए कि सारे के सारे अपरेंट पावर को हम एक्टिव पावर में यूटिलाइज कर ले। ये हमारा इफेक्टिवनेस को क्या करता है, बताता है। ओके, तो आपने क्या सीखा कि पावर फैक्टर मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ यूटिलाइजिंग अपरेंट पावर ड्रॉन बाय इट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर पावर फैक्टर कम होगा तो क्या होगा, है ना। चलिए, बी में लिखा मैंने डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। आप जानते हो एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय आई कॉस फाई। तो अब करेंगे क्या, अगर लेट जो P है इसको आपने कांस्टेंट मान लिया, है ना। ओके, और B क्या हो जाएगा, उसको भी आपने कांस्टेंट लिख लिया, है ना। क्यों किया, क्योंकि आप भी जब भी कोई मार्केट सामान आप लाओगे, जैसे पंखा, उसका पावर फिक्स होगा, आपके घर का वोल्टेज भी क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर ना? तो हमने क्या किया कि पावर और वोल्टेज को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो आप क्या देख रहे हो, जो करंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 बाय कॉस फाई, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। तो आपने क्या सीखा कि जो फॉर कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट वोल्टेज करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि अगर पावर फैक्टर घटेगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना।
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया लो पावर फैक्टर का कि करंट क्या हो गया वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो जब करंट का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो अगर आपको मान लो कि बल्ब है ना, उसको चाहिए 20 वोल्ट का और आपने जो अल्टरनेटर लगा रखा है ना, वो सप्लाई दे रहा है 10 ही वोल्ट का, है ना, उसका जो रेटिंग है वो 10 kVA 10 वोल्ट 10 VA का ही है। ओके, तो उससे आपका बल्ब नहीं जल पाएगा, है ना, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर ना। तो डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर का जो पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा उसके लिए आपको लार्ज केवीए रेटिंग का मशीन लेना पड़ेगा, मतलब अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर, है ना। तो पहला मैंने लिख दिया है ये लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, है ना। लो पावर फैक्टर से आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उसका रेटिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, पहला पॉइंट लिखा। दूसरी बात, जब करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर ना, तो मान लो ये वायर है, इससे हर एक वायर की करंट सहने की कैपेसिटी होती है। अगर मान लो वायर है, ये 2 एम्पियर का करंट सह सकता है, अगर करंट बढ़ गया 4 एम्पियर तो ये वायर क्या हो सकता है पिघल सकता है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो वायर है जो थोड़ा ज़्यादा मोटा का लेना पड़ेगा, मतलब कंडक्टर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने क्या सीखा, किलो पावर फैक्टर से लार्ज की मतलब जो इक्विपमेंट खरीदेंगे उसका रेटिंग हाई रेटिंग का लेना पड़ेगा। दूसरा, कंडक्टर का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा लेना पड़ेगा। तीसरा कि अगर करंट, आप जानते हो कॉपर लॉस जो होता है तो वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने करंट अगर बढ़ा है तो लॉसेस भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि मोर कॉपर लॉसेस। अब मैंने चौथा पॉइंट लिखा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा, मान लो आप अल्टरनेटर है, जनरेटर है, एक तरफ आपका बल्ब है, मतलब एक्टिव एलिमेंट है, एक तरफ पैसिव एलिमेंट है, और बीच में ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा वोल्टेज खा लेगा। तो इस बल्ब को जलने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, अगर वो वोल्टेज नहीं मिलेगा तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो उसके लिए अलग से एक अलग वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, वो जो कि उसकी डिमांड को पूरा करेगा, है ना। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने बताया कि अगर जो आपका पैसिव एलिमेंट है, अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो उस सिस्टम का जो हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना, काम करने की। तो मैंने यही लिखा है रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। तो ये था आपका डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो आपने क्या सीखा, पहला करंट बढ़ जाएगा, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट होगा, ओके, कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम का वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। तो अब नया बात आता है कि आखिर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करें, है ना। तो जो नया टॉपिक है हमारा, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ओके, तो इसको मैं मिटा दूँ। अब सपोज करो ये जो है आपका, मान लो आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट में लैगिंग लोड में जो है ना, लैगिंग लोड का मतलब क्या हो गया कि आप इंडक्टर का यूज करो या आरएल का यूज करो। तो सपोज करो आप ये आपका रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, ये आर और ये एल है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है जिसका आरएमएस वैल्यू वी है और फ्रीक्वेंसी एफ है। क्लियर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो आपने पढ़ा होगा फेजर डायग्राम में कि अगर आरएल लोड होगा तो करंट क्या होगा, लैग करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो जो डायग्राम हो जाएगा फेजर डायग्राम, है ना, ये मान लो आपका अपने रिफरेंस मान लीजिए वोल्टेज हो गया, सप्लाई वोल्टेज, और ये जो आपका करंट है ना, ये जो करंट है ना आई, है ना, और ये एंगल हो गया इसका आपका फाई 1। ठीक है। आपने इसी सर्किट में पढ़ा होगा आरएल लोड में, अगर आरएल लोड होगा तो करंट क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगा। कितना एंगल से लैग कर रहा है, ये फाई 1 एंगल से। इस पॉइंट को मैंने ओ लिख लिया, इसका लेंथ हमने ए लिख लिया। ठीक है।
तो इस पर मैंने क्या करो, परपेंडिकुलर डालोगे आप, इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अब ये जो करंट है इसको, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो ओबी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आई कॉस फाई वन, और ये जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई साइन फाई वन। क्लियर। तो अभी इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम है। अब मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, मैं करूंगा क्या कि इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो गया, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में ही है, तो इसका भी वोल्टेज, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा है ना, वो होगा सप्लाई वोल्टेज का ही वोल्टेज। तो अब इसमें जो करंट होगा हमारा आई सी, है ना, तो चूंकि ये प्योर कैपेसिटर है, तो आप जानते हो कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये आपका वोल्टेज है ना, तो करंट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का करंट ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम, इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया ये आई सी। तो अब जो सप्लाई करंट होगा अब क्या हो जाएगा, इसको मैंने आई डैश लिख दिया, है ना। तो आई डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ आई प्लस आई सी। तो अभी अपने ये जो करंट हुआ, अब ये आर एल में करंट फ्लो हो रहा है वो है, और ये आई सी क्या हो गया, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है। अब हमें सप्लाई करंट क्या होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि अगर दो वेक्टर है ना, ये F1 है और ये F2, इस दोनों को जोड़ना है, तो इस F1 को आप क्या करते हो, यहाँ पे लेके आते हो और फिर इसको आप इससे मिलाते हो। तो ये जो F है ना, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है। तो इसी तरह यहाँ पे दो करंट है, एक करंट I है और एक करंट IC है। तो हमने इस करंट को हमने यहाँ पे दिखा देना है। ओके, ये हो जाएगा आपका IC। क्लियर। इस पॉइंट को मैंने लिख दिया C पॉइंट। क्लियर। अब ये कर I को और IC को जोड़ना है, तो ये पॉइंट को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, है ना। तो ये जो करंट, ये जो OC है, ये किसका करंट बताएगा, सप्लाई करंट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I डैश। तो अब ये जो इस कौन से ट्रायंगल में था, इन ट्रायंगल OAB। अब इन ट्रायंगल OCB में क्या हो जाएगा, OCB में क्या होगा, OCB में तो OB क्या हो जाएगा, अब OB इज इक्वल टू I डैश। ये जो ट्रायंगल OBC, ये जो करंट I डैश है, अब ये कितना एंगल बना रहा है इससे, फाई 2, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये I डैश कॉस फाई 2। ओके। और ये जो ट्रायंगल है BC है ना, BC जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I डैश साइन फाई 2। क्लियर। तो अब क्या देख रहे हो, जैसे कैपेसिटर लगाने से तो एंगल क्या हो गया, घट गया, मतलब यहाँ पे जो है फाई 2 जो है लेस देन फाई 1। अब दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे OB का वैल्यू क्या है, आई कॉस फाई 1। ओके, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 and 3, 1 and 3 को जो कंपेयर करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आई कॉस फाई 1 इक्वल टू आई डैश कॉस फाई 2। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर लगाने के पहले जो इन फेज करंट होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट करंट है ना, सेम होगा जो आपने कैपेसिटर लगा दिया उस इन फेज करंट के बराबर। अब दोनों साइड अपने क्या करना है, V से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो VI कॉस फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI डैश कॉस फाई 2। ये क्या हो गया आपका एक्टिव पावर P1, ये हो जाएगा P2।
तो ये जो पावर था जब आपने कैपेसिटर नहीं लगाया था, और ये जो पावर है जब आपने कैपेसिटर लगाया था, तो कैपेसिटर लगाने के पहले या लगाने के बाद, लगाने के पहले जो पावर था वही पावर क्या हुआ कैपेसिटर लगाने के बाद, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। तो एक्टिव पावर क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। अब मैं इसको मिटाऊं। अब बताओ आप रिएक्टिव पावर में देखो, आप ये जो आपका BC है ना, ये BC, इस BC को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो BC है इसको लिख सकते हैं AB माइनस AC, ठीक है। अब ये BC क्या था आपका, I डैश साइन फाई 2, और AB क्या है, AB क्या है, I साइन फाई 1 माइनस AC क्या है आपका कैपेसिटर का करंट। अब इस दोनों साइड आप B से मल्टीप्लाई कर दो सप्लाई वोल्टेज से, तो क्या आ जाएगा, BI डैश साइन फाई 2 इज इक्वल टू BI साइन फाई 1 माइनस BIC। तो आपने क्या सीखा कि कैपेसिटर लगाने से सिर्फ क्या हो गया, रिएक्टिव पावर क्या हो गया, घट गया, है ना। क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मतलब आपने क्या सीखा कि जो Q1 Q2 नॉट इक्वल टू Q1। क्लियर। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, कितना से घट जाएगा, तो जितना रिएक्टिव पावर कैपेसिटर का होगा उस अमाउंट से वो घट जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, कोई समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर कांस्टेंट रहेगा बट रिएक्टिव पावर will reduced। ओके। तो एक चीज आपने सीखा कि कैपेसिटर लगाने से एक्टिव पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो चलिए और इसके बारे में बताते हैं, इसको दूसरा तरीका क्या है और भी। तो इसी ट्रायंगल में इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो ये जो है एक और फॉर्मूला मैं डिराइव कर दूं कि ये जो OB है ना, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, ओके। OBA ये क्या है आपका, फाई 1। क्लियर। अब ये जो AB है क्या बता रहा है, रिएक्टिव पावर बता रहा है ना, जब कैपेसिटर आपने नहीं लगाया था, इसको मैंने लिखा kVAR1, है ना। रिएक्टिव पावर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, और ये क्या हो जाएगा, किलो वाट। क्लियर। अब इन ट्रायंगल OCB में, है ना, OBC में, ठीक है, OBC में ये आपका क्या है, ये तो किलोवाट ही है, क्योंकि मैंने बताया कि एक्टिव पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एंगल क्या हो गया आपका, फाई 2, और ये क्या है आपका kVAR2, रिएक्टिव पावर आफ्टर एडिंग द कैपेसिटर। तो अब बताओ आप, ये जो AC है ना, AC जो है, AC इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, AC को मैंने क्या लिख रहा है, AB माइनस BC। क्लियर। अब AB क्या होगा,
ए बी इज इक्वल टू है ना ये बी, इसमें अब 10 φ1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 φ1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप परपेंडिकुलर बाय बेस के बी ए आर 1 बाय किलो वाट। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते हो क्या, और ये क्या हो गया ए बी बाय किलो वाट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये किलो वाट इंटू 10 φ1 माइनस, अब ये बी सी इज इक्वल टू क्या होगा इसमें 10 φ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है के बी ए आर 2 बाय किलो वाट, और ये क्या आपका है के वी आर ए 2 बी सी है बाय किलो वाट। तो क्या हो जाएगा किलो वाट 10 φ2 है ना। इसमें किलो वाट आप क्या करोगे कॉमन ले लो, फिर 10 φ1 माइनस 10 φ2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा के वी ए आर रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर क्लियर? तो अब ये बताओ एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कि जो कैपेसिटर का जो केवीए रेटिंग होगा, मतलब आपने जो कैपेसिटर लगाया उसका केवीआर क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम जो एक्टिव पावर है उसमें से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस ऑफ 10 φ1 माइनस 10 φ2। ओके, आपसे यही पूछ सकता है कि आपने जो कैपेसिटर लगाओगे उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते क्या हो कि जो बी है इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आई सी इंटू एक्स सी। तो बी इज इक्वल टू आई सी एक्स सी क्या होता है 1/ω/c। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी आई सी बाय ओमेगा इंटू बी, है ना। तो अगर कैपेसिटर का करंट हमें पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, सप्लाई वोल्टेज पता है, तो हमें कैपेसिटर का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो अगर ये कैपेसिटर लगाओगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो एक बार मैं सारांश बता दूं कि पावर फैक्टर क्या करता है मेजर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ यूटिलाइजिंग अपरेंट पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर मैंने बताया है कि करंट ज़्यादा हो जाएगा, लॉसेज ज़्यादा होगा, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, हैंडलिंग कैपेसिटी सिस्टम का क्या होगा घट जाएगा, लार्ज केवीए रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होगा, है ना। और मैंने बताया कि कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि सिस्टम का जो एक्टिव पावर है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर क्या होगा वो घट जाएगा। थैंक यू।